दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 3 मई 2020 और आज के हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया पूरा देखें, और जो अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या थी आज की। तो वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर के न्यूज़ थी। वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर के न्यूज़ थी। तो अभी 3 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को ज्वाइन किया, इसलिए चर्चा में है। तो सरकार का लक्ष्य है कि 30 जून 2020 तक संपूर्ण देश में इस स्कीम को नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी का मतलब हुआ जो राशन कार्ड पहले से जारी हैं उन्हीं को पोर्टेबिलिटी इसमें किया जाएगा। अलग से कोई राशन कार्ड जारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से क्रियान्वित कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना स्कीम है क्या। तो इसमें आप संपूर्ण भारत में किसी भी जगह किसी भी स्थान पे रहते हो तो आप अगर बहुत सारे श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो अपने घरों को छोड़ करके दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं, जबकि उनका राशन कार्ड उनके गांव का बना होता है, तो उन्हें राशन जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत उसे जो राशन कार्ड मिलना चाहिए, राशन कार्ड के अंतर्गत उसे जो राशन प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए और भारत का किसी एक भूभाग क्षेत्र या भारत की किसी कोने से जाकर के किसी दूसरे भूभाग क्षेत्र या कोने में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो इस योजना के अंतर्गत पात्र है उसे संपूर्ण भारत में राशन कार्ड के तहत राशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें लिखा भी है कि राशन कार्ड धारक संपूर्ण भारत में किसी भी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या पॉइंट ऑफ सेल, जो छोटी दुकानें होती हैं उन्हीं को पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता, तो पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से उचित मूल्य पर, यानी इसमें क्या है 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो क्या मिलता, तो 2 रुपया किलो गेहूँ मिलता, 3 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो मोटा अनाज उपलब्ध कराया जा सकता। तो इतने ही उचित मूल्य पर राशन प्राप्त कर सकेगा। और इससे क्या समस्या होगी, अब इससे क्या, जब ये पोर्टेबिलिटी हो जाएगा नेशन वाइड, एक वन राष्ट्र वन राशन कार्ड की संकल्पना आ जाएगी, तो इससे जो दोहराव होता है, यानी लोग जा करके मान लो काम वो कहीं शहर बी में कर रहे हैं, रहने वाले ए के हैं ए स्थान के, तो यहाँ इनका ए स्थान भी राशन कार्ड बना होता, बी पर भी बना होता, तो काफ़ी राशन कार्ड में रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो ये भी आपका क्या होगा, रुक सकेगा, और जो व्यक्ति जहां काम कर रहा वहां नज़दीक के राशन की दुकान से उन्हें राशन उपलब्ध हो सकेगा। अगला क्या होगा, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसको भी कम किया जा सकेगा, और जो बेनिफिशरीज हैं, लक्षित समूह हैं तक लाभ को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो सब्सिडाइज्ड कीमत पर सब्सिडीकृत मूल्य पर लाभार्थियों को एफसीआई के द्वारा जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके बारे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विशेषताएं 2013 पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग के साथ डिस्कस किए, एफसीआई के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे तो पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ आपका काफ़ी डिटेलिंग मिल जाएगी। अगला न्यूज में था, अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2019-20। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान तथा विकास सांख्यिकी एवं संकेतक रिपोर्ट 2019-20 इसे कहा जाता है। तो ये रिपोर्ट असल में
प्रकाशित किसने किया है? तो ये प्रकाशित किया है एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कि डीएसटी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। इसी का नाम क्या है? तो इसी का नाम नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया, और यह रिपोर्ट जो है वो नेशनल साइंस एंड टेक सर्वे, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2018 को मुख्य यानी क्या बनाया गया? बेस बनाया गया है। तो हम इसमें समझ लेते कुछ हाईलाइट यानी मुख्य बिंदु क्या है इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का सकल व्यय, भारत का ग्रास एक्सपेंडिचर जो होता है, तो सकल व्यय किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अनुसंधान और विकास पर, ये 2008 में जितना होता था उसकी तुलना में 2018 में जाओगे तो ये 3 गुना, यानी भारत अब ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। तो ये 2008 की तुलना में 2018 में या कितने गुना पहुंच गया? या 3 गुना पहुंच गया है। इसके अलावा रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, पब्लिकेशन में भी विश्व में भारत की 3rd पोजीशन है। इतना ही नहीं, जितने लोग पीएचडी कर रहे हैं साइंस व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसर्च्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी साइंस व इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो पीएचडी कर रहे हैं उनकी संख्या पूरे विश्व में अगर भारत का देखोगे तो संख्या के मामले में भारत विश्व में 3rd पोजीशन पे है। तो पब्लिकेशन में, प्रकाशन के क्षेत्र में भी भारत 3रे स्थान पे है। पीएचडी होल्डर के क्षेत्र में जो पीएचडी कर रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उसमें भी भारत की 3rd पोजीशन है। अगला देख लेते हैं क्या हाईलाइट पॉइंट है। तो 10 लाख यानी 1 मिलियन जनसंख्या पर जो रिसर्चर्स हैं उनकी तुलना 2000 से अब तुलना किया जाए तो 2000 की तुलना में अब प्रेजेंट टाइम में ये डबल हो गई है। ये क्या हो गए? 2000 की तुलना में ये डबल हो गई है। तो 2000 में कितनी थी? 110 थी। 110 से अब 2018 में देखोगे 255, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो 2000 जो रिसर्चर्स थे 10 लाख जनसंख्या पर भारत में, वो अब डबल हो गई 2000 की तुलना में। 2000 में 110 थे, जबकि 2018 में 255 की संख्या हो गई, जबकि 2017 में 218 थी। तो 2000 में 110 थे, 2017 में 218 थे, और 2018 में इनकी संख्या 255 रिसर्चर्स की, अनुसंधानकर्ताओं की हो गई है। इतना ही नहीं, महिला भागीदारी, वुमेन पार्टिसिपेशन भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो रिसर्च और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा हुई है, जो कि 2000 और 2001 में देखोगे तो ये 13% थी, ये डबलिंग के आसपास हो गई। 2017-18 में ये 24% हो गई है। तो महिला भागीदारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं, और ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 और 2001 की तुलना में 13% थी महिलाओं की भागीदारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वही 2016-17 में इंक्रीज होके 24% हो गई है। अगला हम देख लेते हैं इसी में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रति कैपिटा व्यय कितना हुआ है, यानी पर कैपिटा व्यय यानी प्रति व्यक्ति आय, इसमें कितना खर्चा किया गया। तो ये 2007-8 और 2017 दो में कंपेयर किया गया तो 2007-8 में 29.2 यूएस डॉलर था, 29.2 यूएस डॉलर था, और 2017 में इंक्रीज होकर के 47.2 यानी 47.2 यूएस डॉलर हो गया है। तो रिसर्च डेवलपमेंट में प्रति व्यक्ति कैपिटा एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हुआ। 2007-8 में
या कितना था 2007-8 में 29.2 यूएस डॉलर था, 29.2 यूएस डॉलर था, जबकि 2017 में या 47.2 यूएस डॉलर हो गया। तो 2007-8 की तुलना में 2017 में कंपेयर करोगे तो 29.2 यूएस डॉलर से इंक्रीज होके 47.2 यूएस डॉलर हो गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विभिन्न देशों का अलग अलग है। अगर हम भारत का देखते हैं तो काफ़ी कम है। तो जीडीपी का भारत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता वो 0.7% करता है। और इसी के साथ ब्रिक्स वाला पूरा समझा चुके, तो अब अभी यहाँ नहीं समझाएंगे, यहाँ ब्रिक्स से कंपेयर कर लेते हैं। तो ब्रिक्स में आपका इंडिया का जो योगदान है वो आप देख लेते हैं, उनमें 0.7% है। जबकि ब्राज़ील का इसमें देखिए ब्रिक्स में, तो ब्राज़ील का कितने परसेंट है, तो ब्राज़ील का 1.3% है, रूस का 1.1% है, चाइना का 2.1% है। तो इन सब में कंपेयर करोगे सबसे ज़्यादा चाइना जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। तो ब्राज़ील का 1.3% है। आर से रसिया का कितना है, तो रसिया का 1.1% है। और उसके बाद आप जाओगे चाइना का 2.1% है और साउथ अफ्रीका का 0.8% है। कुल मिला के ये है कि ब्रिक्स देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे कम खर्चा भारत मात्र जीडीपी का 0.7% करता, जबकि वहीं ब्राज़ील के द्वारा 1.3%, ब्राज़ील के द्वारा 1.3%, रसिया के द्वारा 1.1%, उसके बाद चाइना के द्वारा 2.1% और उसके बाद लास्ट में कौन बचा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 0.8% जीडीपी का खर्च किया जाता है। अब इन डेटा का रिपोर्ट कोई आपका साइंस टेक पे निबंध लिख रहे हो, कोई मीन्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, या किसी भी आपका महिला पार्टिसिपेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई निबंध लिख रहे हो, तो इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए वहाँ इन डेटा का आप यूज करोगे, तभी आपका आंसर ऑथेंटिक माना जाएगा। अगला देख लेते हैं, तो आपका डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट का यूज कैसे मेंस के क्वेश्चन में कर पाते हो या निबंध के पेपर में कैसे कर पाते हो। अगला, भारत में रेसिडेंट पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटीज़ के मामले में भारत की विश्व में कौन सी पोजीशन है, तो ये रेसिडेंट पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटी में यानी 9th पोजीशन है। जबकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो बौद्धिक संपदा संगठन है विश्व का, उसके मामले में कहता है कि भारत का पेटेंट कार्यालय है वह पेटेंट के मामले में 7वें स्थान पे है। टॉप 10 में 7वां स्थान भारत के पेटेंट कार्यालय का है, जो सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन WIPO के पास करता है। WIPO पेटेंट देने वाला विश्व का एक संगठन है जो आपका किसका पार्ट है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। इसका मुख्यालय WIPO का जिनेवा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं ERMB या एक डिजिटल करेंसी की प्लानिंग हो रही है जिसे चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसे प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में इसे 3 शहरों चीन के यानी शेंजेन, सुझू और आपका चेंगदू में लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्च नहीं किया, चाइना ये प्लानिंग बना रहा। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, हाल ही में चर्चा में रहा ERMB शब्द संकेतित करता है या किसके लिए प्रयोग किया जाता है या क्या है, तो चीन की ये डिजिटल करेंसी है। इससे पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, यानी आपका जब फेसबुक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी जिसका नाम क्या था, लिब्रा। क्या नाम था, लिब्रा। तो चाइना के अधिकारियों व ऑफिशियल के द्वारा डिजिटल करेंसी का काफ़ी जोर शोर से विरोध किया गया था। अब देखने वाली बात है कि ERMB डिजिटल करेंसी खुद चाइना लॉन्च करने जा रहा है। अगला देख लेते हैं किसान सभा ऐप। तो किसान सभा ऐप का विकास किसने किया है, तो CSIR
CRRI के द्वारा किया गया है। तो CSIR जानते हो, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहा जाता। और CSIR के बारे में न्यूज़ में हमेशा बना रहता। पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन इसके बारे में किए। तो इसकी स्थापना 1942 के पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंतर्गत की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता और फिर कुछ CSIR के द्वारा यानी इन्वेंशन डिस्कवरी की गई, उसकी भी वहाँ डिटेल में डिस्कशन किए थे। तो पीछे के आप जरूर पूरे वीडियो देखिए, तो आपका बहुत सारा रिपीटेशन मिलने वाला है। तो यहाँ CSIR के अंतर्गत एक निकाय है, उसी निकाय का नाम क्या है? CRRI। उसी निकाय का नाम क्या है? CRRI। और इसी CRRI के द्वारा फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है के द्वारा किसान सभा ऐप का विकास किया गया है। किसान सभा ऐप में क्या किया जाएगा? तो किसान भाइयों को सप्लाई चेन से कनेक्ट किया जाएगा और उनका जो माल होता है उसके परिवहन प्रबंधन प्रणाली से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि किसान को जो भी लॉजिस्टिक सामान उर्वरक से लेकर के यानी ट्रैक्टर, ट्राली व अन्य जो भी खेत को जोतने व खोदने व अन्य एक्टिविटीज़ के लिए यानी खेतों में व उनके अनाज को गोडाउन व पहुँचाने के लिए जितना भी आपका लॉजिस्टिक सामान की आपूर्ति है, उसको किसान सभा ऐप के माध्यम से यानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपका चर्चा में पूछा जा सकता है, किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो CSIR की एक आपका इकाई है जिसका नाम CRRI है, यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये CRRI की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली है और यह एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है। आगे देख लेते हैं, आगे चर्चा में क्या था। आगे आपका निक्केई एशिया अवार्ड था। तो निक्केई एशिया अवार्ड 2020 के लिए एक आपका मद्रास IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता। निक्केई एशिया पुरस्कार किसको दिया जाता? तो ये जापान के द्वारा निक्केई एक कंपनी थी, तो निक्केई कंपनी के द्वारा इसे 1996 में स्थापित किया गया था। तब से इस अवार्ड को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जापान के अलावा एशिया के देशों में जो व्यक्ति आउटस्टैंडिंग उत्कृष्ट योगदान देता है, और उत्कृष्ट योगदान कहाँ देता है? तो साइंस टेक के मामले में यानी उत्कृष्ट योगदान उसका कहाँ होना चाहिए? विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होना चाहिए। 3 एरिया हैं। तो नंबर 1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसका उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। दूसरा उसका इकोनॉमिक बिजनेस इनोवेशन में होना चाहिए। तो अगर उसका इकोनॉमिक और बिजनेस और आपका इनोवेशन में है तब उसे दिया जाएगा। और तीसरा उसका कल्चर व कम्युनिटी संस्कृति को बचाने का व कम्युनिटी समुदाय विकास के लिए कल्याणकारी कोई कार्य करता है तो उसके लिए कल्चर व कम्युनिटी के लिए यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए तथा संस्कृति में अच्छा योगदान देने के लिए ये निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जाता। और 2020 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है। तो ये भारत के हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला जो न्यूज़ में था कि असमान द्रव्यमान का मतलब हुआ ऐसे 2 पिंड जिनका द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता। एक का 1 kg है, दूसरे का 2 kg, तो इसी को कहा जाएगा असमान द्रव्यमान। तो असमान द्रव्यमान वाले 2 ब्लैक होल पहली बार क्या हुआ? इनका विलय हुआ। अभी तक की घटना क्या होती थी? समान द्रव्यमान वाले 2 ब्लैक होल का तो मर्जर देखा जाता था, विलय देखा जाता था, लेकिन पहली बार हुआ कि असमान द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल का विलय हुआ। और इसकी पुष्टि किसके द्वारा? लिगो के द्वारा की गई है। लिगो क्या है? तो इसको हम आगे बात करने वाले हैं। तो आगे इस घटना को ही क्या कहा गया? इसको नाम क्या दिया गया? इस घटना को GW190412। इस घटना को क्या नाम दिया गया? GW190412। तो GW190412, 420 नहीं है, 412 ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, यानी GW190412। तो ये नाम दिया गया। और इस घटना का पता 2019 में लगा था कि असमान द्रव्यमान वाले 2 ब्लैक होल का भी विलय हो सकता है, लेकिन पुष्टि लिगो के द्वारा अभी 2020 में की गई है। अब हम देख लेते जो 2
पिंडों का विलय हुआ है वो कौन कौन से ब्लैक होल हैं, तो एक ब्लैक होल का द्रव्यमान 8 ms यानी सूर्य का द्रव्यमान के 8 गुना था और दूसरे का 30 ms सूर्य के द्रव्यमान का 30 गुना था। तो 1 ms बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ 2 × 10⁻13 kg होता है। तो 1 ms पूछा जाए 1 ms कितना होता, तो 2 × 10⁻33 यानी 10⁻33 किलोग्राम होता है। तो इन्हीं दो पिंडों का विलय हुआ और इनके बीच की दूरी अत्यधिक दूर होते हैं, तो इनकी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो इनके बीच की दूरी कितनी थी, 2.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये क्या हुआ, यानी इनका विलय हुआ है। तो 2.5 यानी बिलियन 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। या यहाँ लिखा हुआ तो देखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो जो हमारे यहाँ पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर पिंड या ब्लैक होल स्थित है उनकी दूरी का सटीक प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस किया जा सकेगा, यानी दूरी का सटीक निर्धारण किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो वो आपका सर्कुलर पाथ पे जो गति करते, इसी को एंगुलर मोमेंट या इसी को कोणीय गति कहा जाता, तो इनके एंगुलर मोमेंट के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा, सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। तो इसके बारे में ये आपका अगला, इसके माध्यम से और क्या, तो 1915 में एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत। तो इसके माध्यम से सापेक्षता के सिद्धांत की एक बार फिर से पुष्टि हुई है। इसके माध्यम से यानी एक बार फिर से, इसके पहले भी लगभग 5 साल पहले यानी ये सापेक्षता का सिद्धांत यानी ग्रेविटेशनल वेव्स गुरुत्वीय तरंगों की जब खोज हुई थी तब भी पुष्टि की जा किया जा सकेगा। तो एक बार फिर से यानी इसके माध्यम से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत का फिर से सत्यापन हो गया है, जो कि 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको जानकर यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानिए, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था इस थ्योरी के लिए नहीं बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनके दिया गया, फोटोकेमिकल इफेक्ट के लिए दिया गया है, ना कि इसके लिए आगे देख लेते हैं LIGO। तो LIGO को हम देख लेते हैं, LIGO की फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रयोगशाला है। तो LIGO की फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको अमेरिका के 2 स्थान पे स्थापित किया गया ताकि ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया जा सके। एक स्थान आपका क्या है, हैनफोर्ड वाशिंगटन है, और दूसरा लिविंगस्टोन लुइसियाना, हैनफोर्ड वाशिंगटन DC में है, जबकि दूसरा लिविंगस्टोन लुइसियाना में स्थापित किया गया है। अब हम ब्लैक होल की बात कर लेते हैं। ब्लैक होल जो शब्द है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक थे व्हीलर के द्वारा ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ब्लैक होल होता क्या है, तो ब्लैक होल बिल्कुल छोटा सा पॉइंट के जैसा बिंदु होता है जिसका द्रव्यमान जिसका घनत्व, ध्यान से समझिएगा, जिसका घनत्व यानी डेंसिटी व ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल Fg इतना अधिक होता है कि इसमें कोई व्यक्ति जा तो सकता है लेकिन इससे वापस नहीं आ सकता। तो अंतरिक्ष में वह छिद्र या दरार जिसका घनत्व व गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि इससे प्रकाश भी चला जाए तो इससे गुजर नहीं पाता, प्रकाश भी इससे में विलुप्त हो जाता। तो इसी को ब्लैक होल कहा जाता है। अब आपका ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये डिस्कशन आज का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।